आज हम 10 मिनट्स में रिवाइज करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर की तो खैर स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, हम अमेंडमेंट से शुरू करते हैं। आर्टिकल 368 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 पार्ट 20 ये डील करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर क्या होता है? देखो यहाँ पर ये मैंने बुक के भी पेजेस लगाए बट वहां समझाने के लिए चलो यहीं समझा देती हूँ। ये हो गया आर्टिकल 368 और पार्ट 20 बता दिया। ये देखो प्रोसीजर क्या है कि अमेंडमेंट पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में लेकर अमेंडमेंट के लिए जो बिल है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल, ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में लेकर आ सकते हैं। मतलब हम मतलब जो कौन लेकर आ सकता है, मिनिस्टर या कोई भी प्राइवेट मेंबर भी लेकर आ सकता है। जो पार्लियामेंट का नॉर्मल जो भी कोई भी एमपी लेकर आ सकते हैं और मिनिस्टर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट से क्या पहले से परमिशन लगती है? नहीं लगती। प्रेसिडेंट की परमिशन की, प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात और, जो मैंने ये बोला ना कि बिल लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। ये लोकसभा और राज्यसभा में सेपरेटली पास होना इसका जरूरी है। यानी यहां से भी पास होना चाहिए और यहां से भी पास होना चाहिए, तभी बात बनेगी। अगर ज्वाइंट सिटिंग का कोई फॉर्मेट नहीं है, मतलब अगर मान लो ज्वाइंट सिटिंग इसमें अलाउड नहीं है, मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं किया, या राज्यसभा ने कर दिया, लोकसभा ने नहीं किया, तो उस केस में ज्वाइंट सिटिंग करके सबको बैठा के डिसीजन नहीं ले सकते। अगर किसी भी एक हाउस ने पास नहीं किया तो बात खत्म, वो बिल पास नहीं होगा। ठीक है, द बिल ये हो गया। अच्छा, पास कैसे होगा? पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से। मतलब हाउस में टोटल जितने मेंबर्स के लिए सीट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैकेंसीज, चाहे वैकेंसी हो या कोई एब्सेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो, अच्छा लोकसभा में कितनी सीट है बताओ तो? लोकसभा में हमारे कितने सीट है? लोकसभा टोटल सीट्स 543। लोकसभा में टोटल 543 सीट्स है, तो ये होगी टोटल। अब इसकी मेजोरिटी चाहिए, यानी कि इसका हाफ कर लो, जितने मेंबर्स होते हैं उनसे ग्रेटर देन 50% इसका। और उसके अलावा जो प्रेजेंट है, एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने मेंबर्स हाउस में है उस जो प्रेजेंट है उनके 2/3 कम से कम चाहिए मेजोरिटी। ठीक है, और ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया कि ज्वाइंट सिटिंग का फॉर्मेट नहीं है उस अच्छा, अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे फेडरल प्रोविजन है, फेडरल प्रोविजन हमारे यूनियन और स्टेट के बीच के जो भी फेडरल रिलेशंस हैं, रिलेशन हमारे यहाँ कैसा है, जो फेडरल रिलेशंस है उससे रिलेटेड जो भी फेडरल प्रोविजंस है उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, उसमें हमें स्टेट्स का भी कंसेंट लेना होगा। हाफ द नंबर ऑफ स्टेट्स विल हैव टू रेटिफाई द बिल। और वो स्टेट्स के यहाँ लेकिन सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी, बस उनके लेजिस्लेचर में सिंपल मेजोरिटी मिल जाए, बात हो जाएगी 50% स्टेट की। बाकी अगर ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब हमारे पार्लियामेंट में ने बिल को पास कर दिया, स्टेट लेजिस्लेचर ने भी रेटिफाई कर दिया, तो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इस बिल पर वीटो नहीं लगा सकते, ना ही उसे विदहोल्ड कर सकते, उन्हें हर हाल में इस बिल को एसेंट देना ही होगा। और एक बार प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया, उसके बाद बिल एक्ट बन जाता है। सो दिस इज हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स अमेंडेड। अब टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स में भी देखो ये 3 चीजें हैं।
ये जो पहला वाला है ना, ये 368 के अंदर नहीं आता है, ये दोनों आते हैं। ये पहला वाला क्या है, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ये ऑर्डिनरी किसी भी लेजिस्लेशन की तरह सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, बस 50% ऑफ द मेंबर्स जो प्रेजेंट है। देखो, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग सिमिलर टू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। मेजोरिटी जितने लोग आए हुए हैं बस और वोट कर रहे हैं, उनकी मेजोरिटी, और कुछ नहीं चाहिए। अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, पहले ये देख लो। एक ये टाइप हो गया जो ये 368 के अंदर नहीं आता है। उसके बाद दूसरा टाइप है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट लेजिस्लेचर का भी रेटिफिकेशन। ये 3 टाइप है। अब जहां पर पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी लगती है, सिर्फ पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। यहाँ पे क्या है, एक है फंडामेंटल राइट्स के लिए, दूसरा है डीपीएसपी के लिए, और तीसरा एटसेट्रा। ये वो सारे टॉपिक्स जो बाकी के इन 2 टाइप्स में कवर नहीं हो जाते, वो यहाँ आ जाते हैं। पर इसमें मेन क्या है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी स्पेशल मेजोरिटी में। और स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, वो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, राइट। तो वो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, इसलिए प्लस इसके साथ साथ आर्टिकल 368, इसको अगर खुद को भी अमेंड करना है ना, तो यहाँ पे भी स्टेट लेजिस्लेचर्स की हमें चाहिए होगी हेल्प। और इसके बाद और क्या है, और 7th शेड्यूल जो है, तो ये बहुत गंदा गंदा से लग रहा है ना राइटिंग, को मैं नीचे लिखा रहा है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आपकी लक्ष्मीकांत की बुक है, उसी की कॉपी कहाँ गया। हाँ, ये देखो जो मैंने आपको बताया, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ये बता दिया आपको, 7th शेड्यूल बता दिया, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन एंड स्टेट्स के बीच जो भी पावर का होता है ना, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर हो चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो, दोनों का। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। मतलब एक हो गया प्रेसिडेंट वाला हमारा, उसके बाद पावर्स वाला हो गया, पावर्स में आपका एग्जीक्यूटिव पावर भी आ गया, लेजिस्लेटिव पावर भी आ गया, और हमारा 7th शेड्यूल हो गया। ये वाला भी मैंने आपको बताया था, 368 रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, 368 भी हो गया। और अपना जीएसटी काउंसिल, क्योंकि स्टेट्स को भी तो पैसा जाता है और सेंटर को भी तो जाता है, और आईजीएसटी भी तो मिलती है इंटर स्टेट वाली, इसलिए ये सब पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो ये हो गया, नहीं होगी, 4 चीजें होंगी। और क्या था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये भी हो गया। और क्या बचा, हो तो गया। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, ये तो होगा ही, ऑब्वियस सी चीज है, स्टेट से रिलेटेड हो गया, ये सारा हो गया। अब देखो, अब क्या बचा है इसमें, बस एक चीज बची, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट कहाँ लगेगी। तो इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, आप देख लो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कभी भी न्यू स्टेट बनाना हो या कोई स्टेट पहले से है जिस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, और जो स्टेट पहले से है उसकी एरिया बाउंड्री या नेम को ऑल्टर करना हो, तो उसके लिए हमें स्टेट की परमिशन की जरूरत नहीं है। मतलब पार्लियामेंट को स्टेट की परमिशन की जरूरत नहीं है, न्यू स्टेट बनाने के लिए भी और पुराने स्टेट्स को ऑल्टर करने के लिए भी। किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करने और क्रिएट करने के लिए, बनाने और हटाने दोनों के लिए जरूरत नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है पता है ना, जैसे हमारे पार्लियामेंट में एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, वैसे ही हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। क्या हो गया यार, हाँ, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसमें जो लोग होते हैं वो हमारे एमएलए होते हैं ना, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, इसके लोग हमारे एमएलसी होते हैं।
तो ये काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं। दिस वन इज ऑलमोस्ट लाइक लोकसभा की तरह होती है ये असेंबली, और ये काउंसिल राज्यसभा की तरह होती है, ऐसा आप समझ सकते हो याद रखने के लिए। ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने या हटाने का स्टेट से पूछने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद सेकेंड शेड्यूल, और भी मैं बता रही हूँ, और भी शेड्यूल है इसमें, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल, सेकेंड, फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल, इनके भी अमेंडमेंट में जरूरत नहीं होती। यूनियन टेरिटरीज, भाई ये तो सेंटर का काम है ना, तो यहाँ पे भी जरूरत नहीं होती है। डिलिमिटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज, इसमें भी पूछने की जरूरत नहीं होती। तो देखो यहाँ पूछने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, हाँ ठीक है। सिटीजनशिप, अगेन ये तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, तो यहाँ भी जरूरत नहीं है। इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, ओहो देखो इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर का भी हो, उसका भी कुछ प्रोसेस चेंज करना है या कुछ करना है, तो वो भी पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये अलग टाइप का है। यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये तो सेंटर का काम है। Conferment of more jurisdiction on the Supreme Court. Supreme Court number of यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, देखो लैंग्वेज से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, इन सारी चीजों से रिलेटेड। privileges of the parliament, its members and its committees, rule of procedure of parliament, salary allowances of parliament बहुत कॉमन चीज है, कॉमन सेंस वाली चीज है कि पार्लियामेंट से रिलेटेड चीजें क्यों ही पूछेंगे। तो बस इतना ही था हमारा अमेंडमेंट में। और ये कहीं मैंने देखा था, किसी एग्जाम में पूछे थे ऐसे, यूपीएससी तो नहीं पूछती पर पता नहीं कहीं मैंने देखा था कि ये भी देख ही लो कि ब्रिटेन में इजी होता है, यूएसए में डिफिकल्ट होता है, और इंडिया में फ्लेक्सिबल। वीडियो कितने मिनट ही हो गई, थोड़ा मैं उसको देखना चाहती हूँ कितने मिनट में, 12 मिनट हुए, ओके चलो। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी से देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो इसकी कहानी शुरू करते हैं। कहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है? इसकी कहानी शुरू होती है शंकरी प्रसाद केस से, जो कि 1951 में आया था। यहाँ पे क्या हो गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो थी ना, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, देखो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था उसने क्या किया था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया था, कटेल कर दिया था, मतलब लिमिट कर दिया था। हाँ, तो इसने राइट टू प्रॉपर्टी को थोड़ा लिमिटेड कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पता है उस वक्त क्या कहा, उस वक्त कहा, तो कोई गया था, ये जो शंकरी प्रसाद थे गए होंगे, इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट हो रही है, और तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत जो हमारे पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट को हमें कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 13 में जो, अच्छा आर्टिकल 13 क्या होती है पहले आपको पता है? आर्टिकल 13 में क्या लिखा? आर्टिकल 13 में लिखा है कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, हमारे ऐसी लॉ है जिससे आपको लगता है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाएंगे, तो वो लॉ वॉइड हो जाएगा। ठीक है, खत्म, ये लॉ मतलब वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। अब आई होप आप समझते हो वॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं। अमान्य हो जाएगा, ओके हिंदी में इसको अमान्य बोलते हैं, वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। इसमें मैंने आपको बोला, तो कोर्ट ने क्या बोला ना कि अरे आर्टिकल 13 तो ऑर्डिनरी लॉज के बारे में बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में थोड़े, वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट लॉज है, तो ये चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट को भी एब्रिज कर सकती है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोर्ट ने ये बात कह दी। फिर थोड़े टाइम बाद एक केस आया, गोलकनाथ केस।
अब इसमें क्या हुआ, इसमें कोर्ट ने बोला, जो पहले कोर्ट ने बोला था उसको चेंज किया। कोर्ट ने बोला कि नहीं, कोर्ट क्या बोलती है इसमें कि फंडामेंटल राइट्स तो भाई ट्रांसेंडेंटल और इम्यूटेबल पोजीशन ले रखे हैं, पार्लियामेंट इसको नहीं एब्रिज कर सकती। ये मैं शॉर्ट में समझाने के लिए कह रही हूँ। आप गोलकनाथ केस किस रिस्पेक्ट में था वो आप यहाँ पढ़ लो, लंबा हो जाएगा वीडियो इसलिए मैंने बता रही। देखो यहाँ कुछ स्टेट एक्ट थे जिनको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था। 9th शेड्यूल उस वक्त बना था लैंड रिफॉर्म्स के लिए, और उस वक्त क्या था ना कि 9th शेड्यूल में अगर कोई एक्ट आ गया तो उसको फिर कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू नहीं होती थी, उसकी नहीं हो सकती थी। ये उस वक्त जब ये 9th शेड्यूल बनाया गया था तब ऐसा था, बट अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे भी जुडिशियल रिव्यू चलती है, ठीक है। तो लेकिन उस वक्त था कि जुडिशियल रिव्यू इस वाले शेड्यूल में नहीं होती थी, तो इसलिए डाल दिया था कुछ स्टेट, किसी स्टेट ने स्टेट एक्ट डाल दिए थे। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं भाई, फंडामेंटल राइट्स तो आप नहीं ले सकते लोगों को। मतलब शंकरी प्रसाद केस में बोला कि हाँ, फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हो। गोलकनाथ केस में बोला फंडामेंटल राइट को आप अमेंड नहीं कर सकते हो। उसके बाद पार्लियामेंट ने इसके में क्या रिएक्ट किया, पार्लियामेंट बोलती है कि हम 24th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएंगे। हम 24th अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 13 और 368 दोनों को ही अमेंड कर देंगे, बात ही खत्म। दोनों को अमेंड कर दिया और उसके बाद कहा कि अब जो है हम फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं और ऐसा लॉ वॉइड नहीं होगा। आर्टिकल 13 के तहत उसको लॉ नहीं मानेंगे और हम अमेंड करेंगे, मस्त, ठीक है। अब आ गया हमारे सबसे फेमस केस, आनंदा भारती केस। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, 24th अमेंडमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज भी कर सकता है। मान गया कि हाँ ठीक है, अमेंड करो, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। तो ये न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लेकर आया। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये तो बताया नहीं कोर्ट ने, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट से हम समझते रहते हैं कि अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो वाला फंडामेंटल राइट आप लोगों से नहीं छीन सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, बाकी तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद तो ये हमने देखा शंकरी प्रसाद केस में, गोलकनाथ केस देखा, 24th अमेंडमेंट देखा, फिर केशवानंदा केस देख रहे हैं। इसमें बोला था कि अमेंड फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकते हैं, इसमें बोला नहीं कर सकते हैं, इसमें बोला कर सकते हैं, इसमें बोला कर तो सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पकड़े। अब आगे केशव नंदा भारती केस ये हो गया। अब क्या हुआ कि अब इंदिरा नेहरू गांधी केस, इसमें क्या था कि इन्होंने बोला कि पीएम और लोकसभा के स्पीकर का जो इलेक्शन होगा, इसके जो भी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे, इसके लिए नो जुडिशियल रिव्यू, मैटर कोर्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट कुछ नहीं बोल सकती इसमें। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं यार, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको वॉयलेट कर रहा है, ये तो वॉयलेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, रीअफर्म, ठीक है। तो ये 39th अमेंडमेंट में था, उसको कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट, अब इसके बाद क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना इस इंदिरा नेहरू गांधी केस में, तो उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने कहा कि आर्टिकल 368 में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है,
पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पे, और पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट चाहे बना सकती है और उसको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, कोई फंडामेंटल राइट के बेसिस पे भी नहीं, कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट फिर ये एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में, मिनर्वा मिल्स केस, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आर्टिकल 368 को आप इतना एक्सपैंड नहीं कर सकते कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को ही वॉयलेट कर दे। पार्लियामेंट ने कहा कि देखो लिमिटेड पावर मिला है, उस लिमिटेड पावर को एक्सरसाइज करके आप उस लिमिटेड पावर को अनलिमिटेड नहीं बना सकते। फिर वामन राव केस आया, वहां पे भी बेसिक स्ट्रक्चर लगे रहा, और हाँ, कोर्ट ने एक बात बोल दी कि केशवानंदा भारती केस 24 अप्रैल 1973 को आया था, तो उसके बाद से जो भी जजमेंट्स आए हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, वहां पर ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला फंडा चलेगा। बेसिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? अभी बता तो दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ये नहीं बताया क्लैरिफाई करके कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। बहुत सारे जजमेंट्स होते हैं जहाँ से हमें पता चलता रहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो पता है, ऐसे तो कभी पूछते हैं, अच्छा ये आप पढ़ लेना, ये बेसिक वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बेसिक स्ट्रक्चर ये है, देख लो क्या है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर है, सेक्युलर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पावर हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, फेडरल कैरेक्टर है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, वेलफेयर स्टेट है, जुडिशियल रिव्यू है, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच हार्मनी, बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लिमिटेड पावर है पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का, effective access to justice, principles or essence underlying fundamental rights, powers of the Supreme Court, powers of the High Court। ये मैंने रिसेंटली कहीं पर देखा है, पता नहीं मैंने कहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करी थी, मुझे याद नहीं है, बट शायद कहीं तो मैंने देखा है कि वहां पे ऐसे भी पूछा था कि कौन, शायद इसे टेस्ट सीरीज का था, याद नहीं, किस केस के थ्रू हमें कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर पता चलता है, शायद टेस्ट सीरीज का था कहीं। बट एक बार आप ऊपर ऊपर देख लेना, याद करना तो पॉसिबल है नहीं, ये आपके लक्ष्मीकांत में बहुत बड़ा सा ये है चार्ट, मुझे भी नहीं याद है, शायद याद करना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस ये अच्छे से एक बार देख लेना कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, और ये ऊपर ऊपर चाहो तो पढ़ लेना। सो हियर वी आर डन विद इट।